पेंग। वरुण जमीन पर गिर पड़ा, मानो वो व्यूह रचना से परावर्तित हो गया हो। वो पास हो गया। वरुण ने राहत की सांस ली। उसे तुरंत ही पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ। वो कांप उठा और अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक वीरान अस्थि अवशेष निकालकर मुंह में डाल लिया। फिर वो पैंथर लेडी और संचित की तरफ से हटकर एक तरफ चला गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने का मौका झट से पकड़ लिया। आकाश रक्त युआन क्यूई का उपयोग करने के बाद वरुण कुछ समय के लिए कमजोर महसूस करेगा। हालांकि वो तीसरा व्यक्ति था जो पुल पार करने वाला था और अभी भी कुछ अन्य प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें पुल पार करना था। वो इस अवसर का उपयोग ध्यान करने और स्वस्थ होने के लिए कर सकता था। आखिरकार शिंतु परिवार और लिन परिवार के बीच मतभेद के कारण उसे महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र के संरक्षण के बावजूद सावधान रहना था। वरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊपर से तो वो शांत दिख रहा था, लेकिन अपने दिल के उत्साह को दबा नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसका प्रदर्शन विजुअल डिस्क एरे द्वारा रिकॉर्ड किया जा चुका है। भविष्य में जब कुलमाता उसे देखेंगी तो वो स्वाभाविक रूप से उसके और आदर्श के बीच का अंतर समझ जाएंगी। ये सोचते ही वरुण ने पुल के उस पार देखा और आदर्श को एक नजर देखा। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसे सचमुच नहीं पता था कि इस बदमाश का क्या अंजाम होगा। आदर्श के मरने का सवाल ही नहीं था, सवाल ये था कि वो कैसे मरेगा। हालांकि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रकाश के पुल को पार करने के बाद वरुण को आदर्श की कोई परवाह नहीं रही। एक मृत व्यक्ति की तुलना अपने जैसे उज्ज्वल भविष्य वाले व्यक्ति से करने का कोई मतलब नहीं था। इस लिन परिवार के बच्चे में निश्चित रूप से कुछ क्षमताएं हैं। अन्य साधकों ने वरुण को कुछ और बार देखा। वरुण को गुजरते देख दिव्येश, जो अब तक चुप था, ने अपनी पलकें उठाईं और कहा, मैं अगला आऊंगा। दिव्येश लिन परिवार की युवा पीढ़ी में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। चाहे उनकी ताकत हो या प्रतिष्ठा, वे वरुण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जब वरुण रहस्यवादी क्षेत्र के अभियान के लिए स्थान पाने में लगभग असफल हो गया था, तब दिव्येश के स्थान के बारे में कोई विवाद नहीं था। दिव्येश का प्रदर्शन निराशाजनक नहीं था। हल्की चोट लगने के बाद वो प्रकाश के पुल से भी गुजर गया। जब प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली, तभी उसे कुछ खरोंचें आईं, क्योंकि वो 2 हमलों से पूरी तरह बच नहीं सका। इस नतीजे ने वहां मौजूद लोगों को मन ही मन भयभीत कर दिया। लिन परिवार वाकई स्वर्गयुग दुनिया के शीर्ष कुलों में से एक था। ये दिव्येश, जो कम बोलने वाला था, साफ तौर पर जानवर नियंत्रण संप्रदाय के संचित से कहीं ज्यादा ताकतवर था। दिव्येश के बाद विभिन्न बड़े गुटों के कई प्रतिभाशाली लोगों ने भी अपनी बारी ली। हालांकि कुछ दूसरे दर्जे के परिवारों और संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग भी थे जिन्होंने अपने फैसलों पर विचार करने के बाद हार मान ली। वे शू परिवार के उस मोटे व्यक्ति की तरह दुखद स्थिति में नहीं पड़ना चाहते थे जो पहले गया था। लगता है हम पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए खुद पर कोई कलंक न लगाएं। अगर हम पास नहीं भी हो पाए तो उस बच्चे को मारने का इनाम हम आपस में बांट सकते हैं। छोटे छोटे संप्रदायों के कुछ प्रतिभाशाली लोग जो हार मानकर एक तरफ चले गए थे, आदर्श को लालच भरी नजरों से घूरते हुए चर्चा कर रहे थे। इतनी मुश्किलों के बाद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए वे इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि वे पहली परीक्षा में भी चुपचाप पास नहीं हो पाएंगे। आदर्श को मारकर इनाम पाने के बारे में सोचना ही एक तरह का समझौता था। हालांकि आदर्श अभी भी इन लोगों की निर्दयी निगाहों से अनजान लग रहा था। वो अभी भी प्रकाश के पुल पर उस प्राचीन वीरान जानवर को घूर रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा है। जैसे जैसे प्रतिभाशाली लोगों की संख्या बढ़ती गई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लगातार कुछ चोटों के बावजूद मुश्किल से पास हो पाए, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में लोग या तो हार मान गए या असफल हो गए। किसी को जितनी कम चोटें लगी हों, उसे उतना ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। ये सभी प्रतिभाएं इस महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी थीं। इसके अलावा इन प्रतिभाओं के बीच एक अघोषित प्रतिस्पर्धा भी थी। पहला परीक्षण उनके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को परखने का एक अवसर भी था। तभी तरुण अचानक तितली की तरह पुल पर उड़ाई। उसकी सुंदर मुद्रा और फुर्तीली चाल ढाल ने तुरंत ही कई लोगों की आंखें चमका दी। वो पैंथर लेडी अब तक काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने नाखून चाटते हुए तरुण को घूरने लगी। लगभग उसी उम्र की लड़कियां अक्सर एक दूसरे से अपनी तुलना करती थीं। आदर्श, अपना ख्याल रखना। तरुण की युआन क्यूई आवाज अचानक आदर्श के कान में प्रवेश कर गई और इस समय तरुण ने पहले ही प्राचीन उजाड़ जानवर के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। आदर्श दंग रह गया और हंस पड़ा। सच में उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। तरुण दिव्येश से भी छोटी थी, लेकिन उस प्राचीन वीरान जानवर के सामने वो शांत और निडर थी। चाहे प्राचीन वीरान जानवर कैसे भी हमला करे, वो फूलों के बीच हवा में फड़फड़ाती तितली की तरह रहती। फिर भी जैसे जैसे उसकी युआन क्यूई काफी हद तक खत्म हो गई और उस वीरान जानवर के हमले धीरे धीरे तेज होते गए, ठीक उसी समय जब समय लगभग पूरा होने वाला था, वीरान जानवर के ऊर्जा किरण हमले से उसकी पिंडली खरोच गई। उसकी पीली त्वचा से खून की एक धार बहने लगी। प्राचीन वीरान जानवर के हर हमले में युआन क्यू का एक भयानक उतार चढ़ाव होता था।
अगर कोई हमले से बच भी जाए तो भी युआन क्यू के उतार चढ़ाव से नहीं बच सकता था। यही कारण था कि ज्यादातर प्रतिभाशाली लोगों को गंभीर चोटें नहीं बल्कि खरोंचें ही आईं। पिंडली में चोट लगने के कारण तरुण की गतिविधियां थोड़ी सीमित हो गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे लगातार हल्की चोटें आईं और वो दयनीय स्थिति में पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से उसने एक अगरबत्ती के जलने तक का समय सहन किया। जब तरुण पुल के दूसरी तरफ उतरी तो उसके चेहरे पर थोड़ी अनिच्छा के भाव थे। हालांकि वो पास हो गई थी, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थी। ये प्राचीन उजाड़ जानवर वाकई भयानक है। अब तक कोई भी इसके हमलों और युआन क्यूई के उतार चढ़ाव से बच नहीं पाया है। लोग आश्चर्यचकित थे। महान महारानी द्वारा छोड़े गए रहस्यमय क्षेत्र की पहली परीक्षा पहले से ही बहुत कठिन थी। इस समय कुलवंत ने धीरे धीरे जेड के टुकड़े को अपने नीले ज्वलंत लंबे वस्त्र पर रखा, क्योंकि वो प्रकाश के पुल पर आगे बढ़ रहा था। ओह, कुलवंत अपनी चाल चल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि कुलवंत कैसा प्रदर्शन करेगा। कुलवंत की हरकतों ने सभी की निगाहें उस पर टिका दी। ली अग्नि संप्रदाय की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में कुलवंत को स्वर्गयुग दुनिया के अन्य पारिवारिक कुलों और संप्रदायों से काफी ध्यान मिला। ली अग्नि संप्रदाय की शक्ति कई बड़े पारिवारिक कुलों से कहीं अधिक थी। जब ये प्रतिभाशाली लोग चर्चा कर रहे थे, कुलवंत पहले ही प्रकाश के पुल के सामने पहुंच चुका था। जैसे जैसे उस प्राचीन वीरान जानवर और उसके बीच की दूरी कम होती गई, वीरान जानवर का भारी दबाव भी उमड़ने लगा। एक प्राचीन वीरान जानवर के सामने एक इंसान एक खूंखार बाघ के सामने चूहे जैसा था। विशालकाय प्राचीन राक्षस का सामना करते हुए कुलवंत की आंखें स्थिर थीं और सांसें शांत। अचानक उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई, मानो वो कहीं से प्रकट हो गई हो। उनमें से बहुत ने उसे तलवार निकालते हुए नहीं देखा। ओह, वो तलवार चला रहा है। अपनी तलवार म्यान से निकालकर क्या कुलवंत उस प्राचीन उजाड़ जानवर से लड़ने की योजना बना रहा होगा? सब अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। पहले तो जिसने कहा था कि प्राचीन उजाड़ जानवर में कोई कमजोरी नहीं है, वो खुद कुलवंत था, लेकिन अब उसने प्राचीन उजाड़ जानवर के खिलाफ अपनी तलवार निकाल ली है। यद्यपि कुलवंत बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उनमें से किसी को भी ये महसूस नहीं हुआ कि कुलवंत इस प्राचीन उजाड़ जानवर को हराने में सक्षम था। गर्जन। प्राचीन उजाड़ जानवर दहाड़ता हुआ कुलवंत पर टूट पड़ा, जबकि कुलवंत की आकृति अचानक अपने मूल स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल उस प्राचीन वीरान जानवर के ऊपर आकाश में कहीं से नीली आकृतियां प्रकट हुईं। ये सभी आकृतियां कुलवंत की थीं। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं, सबको चकाचौंध कर रही थीं। 36 आंकड़े। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा, ये आकृतियां कोई साधारण मूर्तियां नहीं थीं। जो लोग पर्याप्त ज्ञान नहीं रखते वे सोचेंगे कि ये सभी कुलवंत एक ही हैं। ये बताना मुश्किल था कि कौन सी आकृति असली है। व्यापक आकृति तलवार के कदम। एक ऐसी गति जब व्यक्ति तलवार के साथ एकाकार हो जाता है। हर कदम एक उड़ती हुई तलवार क्यूई जैसा है। ये आकृतियां तलवार क्यूई से बनी है। इनमें वही युआन क्यूई है जो कुलवंत के मुख्य शरीर में है। इसका इस्तेमाल न केवल दुश्मन को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इससे हमले भी किए जा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के व्यापक आकृति तलवार चरण पूर्णता तक पहुंच जाते हैं तो वो 108 तलवार क्यू अवतार बना सकता है। वो इन अवतारों का उपयोग युद्ध संरचना स्थापित करने के लिए भी कर सकता है। शत्रु इसे देखते ही हताश हो जाएंगे। युद्ध में तरह तरह की पाबंदियां होंगी और उनका समन्वय बेजोड़ होगा। अब कुलवंत के व्यापक आकृति तलवार चरण 36 अंकों तक पहुंच गए हैं। ये पहले से ही छोटी सफलता के दायरे में है। ये बहुत प्रभावशाली है। ली अग्नि संप्रदाय के आंतरिक शिष्य टूर्नामेंट के नंबर 1 व्यक्ति के लिए इतनी प्रतिभा का होना उचित है। बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग हैरान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुलवंत इतना शांत रह सकता था। उसमें वाकई एक क्षमता थी। व्यापक आकृति तलवार कदम हूं। आदर्श ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अपनी आंखें एकाग्र की। स्वर्गयुग जगत के सभी संप्रदायों और कुलों की साधना तकनीकों की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। ये सचमुच आंखें खोलने वाला अनुभव था। प्राचीन उजाड़ जानवर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद इसके अधिकांश हमले केवल कुलवंत के अवतारों पर ही हुए। यद्यपि उसकी तलवार क्यूई अवतार नष्ट हो गए थे, फिर भी इसका कुलवंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय पूरा हो गया तो वहां कुलवंत की कोई आकृति नहीं थी। केवल कुलवंत ही थे जो पुल के दूसरी ओर सुरक्षित खड़े थे। उसके कपड़े अभी भी सीधे थे और बाल बिल्कुल भी बिखरे नहीं थे। वो बिल्कुल सही पास हुआ था। चोट नहीं। कुलवंत को मुकदमे से बिना किसी चोट के गुजरते देख वहां मौजूद कई कुलीन लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस व्यापक आकृति तलवार कदम के प्रदर्शन के साथ ये न केवल भव्य था, बल्कि इसकी शक्ति भी चौंकाने वाली थी। स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स एक ऐसी चाल है जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है। इसमें गति है और ये बहुत आक्रामक भी है। लोग जानते थे कि कुलवंत बहुत प्रतिभाशाली है और जानना चाहते थे कि वो इस परीक्षा में कैसे पास होगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुलवंत ऐसा तरीका अपनाएगा। उसने एक तरकीब अपनाई थी
और अपनी असाधारण क्षमताओं के बल पर वो आसानी से परीक्षा में पास हो गया। अगर कुलवंत ने उस प्राचीन वीरान जानवर पर हमला करने के लिए व्यापक आकृति तलवार के चरणों का इस्तेमाल किया होता तो वो कोई जोखिम नहीं उठाता। फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। व्यापक आकृति तलवार के चरण केवल तलवार की हुई थे, इसलिए उनके टूटने से कुछ नहीं हुआ। अगर बाकी लोग कुलवंत होते तो वे प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला करने और उसके प्रभाव देखने से खुद को नहीं रोक पाते, लेकिन कुलवंत ने कोशिश भी नहीं की। जाहिर है उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि व्यापक आकृति तलवार के चरण के हमले प्राचीन उजाड़ जानवर पर इस्तेमाल करने के लिए अपर्याप्त थे। जब लोग बातें कर रहे थे, अचानक आकाश से एक प्रकाश किरण गिरी जो सीधे कुलवंत पर पड़ी। ओह! कुलवंत हैरान तो हुआ, लेकिन उसने खुद को नहीं बचाया। उसने प्रकाश की किरण को अपने शरीर पर पड़ने दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि प्रकाश की किरण का कोई जानलेवा इरादा नहीं था। वाह! प्रकाश की किरण कुलवंत के हाथ पर पड़ी और एक बैंगनी निशान बन गया। ये एक छोटे से टैटू जैसा लग रहा था। क्या ये स्वर्ग का चिन्ह हो सकता है? उसे भी ऐसे ही स्वर्ग का चिन्ह मिला था। जब पैंथर लेडी ने ये छोटा बैंगनी निशान देखा तो वो अचंभित रह गई। जब उसने ये कहा तो भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया। कई कुलीन लोगों ने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अपना ध्यान रोक दिया। वे कुलवंत की बाह की ओर देखने लगे। शेंतु परिवार के कबीले के जेड स्क्रॉल में स्वर्ग के चिन्ह का वर्णन था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के खुलने के बाद अगर युवा पीढ़ी किसी भी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती तो उसे स्वर्ग का चिन्ह प्राप्त होता। हर स्वर्ग का चिन्ह अनमोल था। पर्याप्त मात्रा में जमा होने पर ये ऋण महान महारानी की तिजोरी खोल सकते थे। फिर इन ऋणों को महान महारानी की तिजोरी में मौजूद खजानों के बदले बदला जा सकता था। प्राचीन महान महारानी प्रतिभाओं को पोषित करने में कंजूस नहीं थीं। जो लोग उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य नहीं थे लेकिन उनमें पर्याप्त प्रतिभा थी, उन्हें उचित सहायता और पुरस्कार दिया जाएगा। और महान महारानी के रहस्यमय लोक में प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई हर वस्तु प्रभावशाली थी। अगर कोई किसी एक वस्तु के बदले में कुछ भी खरीद पाता, ये सोचकर ही दूसरों को बहुत ईर्ष्या होने लगी। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाले कुलवंत भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो नहीं चाहते थे कि उनका भविष्य अग्नि संप्रदाय में सीमित रहे। हालांकि सिर्फ एक स्वर्ग का चिन्ह ही काफी नहीं था। शेंतु परिवार के जेड स्क्रॉल के अभिलेखों के अनुसार महान महारानी की तिजोरी में रखी चीजें पाना बेहद मुश्किल था। शेंतु परिवार के कुछ कनिष्ठ लोग स्वर्ग के चिन्ह तो प्राप्त कर पाए, लेकिन असली महारानी की तिजोरी नहीं देख पाए। वे केवल महारानी की तिजोरी की सूची ही देख पाए, और खजानों के बदले में जितने स्वर्ग के चिन्ह चाहिए थे उनकी संख्या उन्हें बहुत भारी पड़ गई। उन्होंने जितने स्वर्ग के चिन्ह इकट्ठा किए वे बस उन वस्तुओं के बदले में पर्याप्त थे जिन्हें महारानी महत्वहीन मानती थीं। बहरहाल ये फिर भी एक अच्छा संकेत था। पहली परीक्षा में एक स्वर्ग का चिन्ह प्राप्त करने का मतलब था कि आगे की परीक्षाओं में वे और भी स्वर्ग के चिन्ह प्राप्त कर पाएंगे। अगर वे सचमुच महान महारानी की तिजोरी खोल पाते तो ये अवसर अकल्पनीय होता। ये कुलवंत है। प्रकाश के पुल के पास से गुजरने वाले युवा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। वे भी प्रतिभाशाली थे, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा था। कुलवंत द्वारा स्वर्ग का चिन्ह प्राप्त करने के दृश्य ने उनके गुजरने की खुशी को बहुत कम कर दिया। हालांकि कुलवंत की ताकत के आगे उनके पास कहने को कुछ नहीं था। मुकदमे में पास होने की स्थिति की तुलना में कुलवंत वाकई उनसे कहीं ऊंचे स्तर पर था। सबकी नजरें कुलवंत की बांह पर लगे उस स्वर्ग के निशान पर टिकी थीं, जो कुछ ही दूरी पर था। आदर्श की नजरें अभी भी सीधे सामने थीं। वो पुल के उस प्राचीन वीरान जानवर और उसकी तीसरी आंख को घूर रहा था। जब आदर्श आधे साल के लिए एकांतवास प्रशिक्षण में गया था, तब उसने अपने शरीर को रूपांतरित करने के लिए महान महारानी के अवशेष और बैंगनी क्रिस्टल में मौजूद शुद्ध यांग क्यू का इस्तेमाल किया था। उसने अपने शुद्ध यांग शरीर को पूर्णता के करीब पहुंचाया था। शुद्ध यांग शरीर के साथ वो यहां स्वर्गयुग जगत में भी एक सर्वोच्च प्रतिभावान होगा। वैभव दिव्य साम्राज्य में शुद्ध यांग शरीर वाले एक पूर्ववर्ती ने 20 दिनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और अंततः एक ऋषि बन गया था। ये समयावधि वैभव दिव्य नगर में एक शाश्वत अभिलेख भी बन गई थी, और वो तो बस एक साधारण शुद्ध यांग शरीर था। अगर वो एक संपूर्ण शुद्ध यांग शरीर होता तो और भी अद्भुत होता। स्वर्गयुग दुनिया में भी ये एक चौंकाने वाली घटना होगी। ये एक ऐसी शारीरिक स्थिति थी जो स्वर्गयुग दुनिया के विभिन्न बड़े गुटों की स्थिति को प्रभावित कर सकती थी। जब वो मेघ उजाड़ में था तो आदर्श की मार्शल आर्ट प्रतिभा को बेहद भयानक कहा जा सकता था। वैभव दिव्य शहर जाने और गिरे हुए ताराद्वार में अपने अभियान के बाद आदर्श की मार्शल आर्ट प्रतिभा में काफी सुधार हुआ, और अब आदर्श स्वर्गयुग दुनिया में आ गया था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा उसके शरीर को सूक्ष्म रूप से रूपांतरित कर रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर की ओर बढ़ रहा था। बैंगनी क्रिस्टल के बिना भी उसे वास्तव में एक मार्शल आर्ट जीनियस कहा जा सकता था। महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र में आदर्श को इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना मुश्किल नहीं लगा।
हालांकि आदर्श को संतुष्ट करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। प्राचीन महान महारानी अपना नाम युगों युगों तक छोड़ सकती थीं। इसका मतलब था कि उनकी साधना का क्षेत्र इस दुनिया की कल्पना से परे था। प्राचीन महान महारानी को प्रभावित करने के लिए सिर्फ गुजरना या खूबसूरती से गुजरना ही काफी नहीं था। माना जाता है कि कुलवंत ने बहुत ही खूबसूरती से परीक्षा पास की, लेकिन इससे क्या? ये तो बस एक स्वर्ग का चिन्ह था। आदर्श ने शेंतु परिवार के कबीले के जेड स्क्रॉल का विवरण देखा था। महामहिम की तिजोरी में रखे खजानों के बदले में एक स्वर्ग का चिन्ह कुछ भी नहीं था। आदर्श के नजरिए से ली अग्नि संप्रदाय की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाला एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति वर्तमान स्वर्गयुग जगत में अपनी तरह का अकेला नहीं होगा। विभिन्न बड़े गुटों में से कुछ को पहचाना जा सकता है। प्राचीन महान महारानी के युग में वे आसानी से मुट्ठी भर में मिल जाते थे। अगर प्राचीन महारानी ऐसे किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थीं, तो उन्हें बस अपने जमाने में अपनी वसीयत बतानी होती थी। अनगिनत लोग दरवाजे तोड़कर आते थे, और उन लोगों में निश्चित रूप से ऐसे लोग होते थे जो कुलवंत से भी ज्यादा उत्कृष्ट थे। हालांकि ये सब बेकार था। इसलिए आदर्श को यकीन था कि कुलवंत का प्रदर्शन महान महारानी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं था। महान महारानी के लिए पूरी तरह से चकमा देना प्रभावशाली नहीं था, और यदि ऐसा था तो इसका मतलब था कि परीक्षण को पार करने का एक और अधिक सही तरीका था, जैसे कि उजाड़ जानवर को मारना। जब ये विचार मन में आया तो आदर्श भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चीजें साफ थीं। पुल पर मौजूद विशाल प्राचीन उजाड़ जानवर से आदर्श निपट नहीं सकता था। अगर वहां मौजूद सभी लोग मिलकर भी उसका सामना करें तो भी वो काफी नहीं होगा। ज्योति 16 साल की होने पर भी अगर वो अपनी ताकत दोगुनी भी कर ले तो भी वो उस प्राचीन उजाड़ जानवर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। हालांकि विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के अनुसार इस मुकदमे को पास करने का केवल एक ही तरीका था जिससे प्राचीन महान महारानी संतुष्ट हो सकती थीं। अन्यथा उनके द्वारा स्थापित महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र अपना अर्थ खो देता। 16-17 साल के नौजवानों से कहीं ज्यादा ताकतवर किसी वीरान जानवर को सीधे तौर पर मारना नामुमकिन था। इस तर्क से सामने खड़े उस प्राचीन वीरान जानवर में जरूर कोई कमजोरी थी। ये प्रथम प्रवेश परीक्षण किसी की गतिशीलता तकनीक का परीक्षण नहीं था, न ही ये किसी के वास्तविक युद्ध कौशल का परीक्षण था, बल्कि ये पुल पर कदम रखने वाले प्रत्येक साधक की अवलोकन शक्तियों का परीक्षण था। प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी की खोज करें। आदर्श की धारणा शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है और उसकी आंखें तेज हो सकती हैं, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि इस क्षेत्र में उसकी क्षमता प्राचीन युग के प्रतिभाशाली लोगों से अधिक है, और न ही इससे महान महारानी संतुष्ट होंगी। इसलिए आदर्श को अपने घातक हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। जब प्राचीन महान महारानी ने महान महारानी रहस्यवादी क्षेत्र की स्थापना की, चाहे वो सरणियां हो या व्यवस्था, वे अपनी ऊर्जा से बच नहीं सके। उनकी ऊर्जा दृष्टि में पुल और प्राचीन उजाड़ जानवर ने एक पूरी तरह से अलग दृश्य प्रस्तुत किया। ये तरीका थोड़ा बेशर्मी भरा लग सकता है, लेकिन आदर्श को ये बहुत पसंद आया। खांसी, मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? आदर्श ने अपनी नाक को छुआ। वरिष्ठ महारानी, क्षमा करें, मैं भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल भी मेरा एक अंश माना जाता है और मेरी प्रतिभा का एक घटक है। अगर मुझे आपकी विरासत मिल जाए तो मुझे विश्वास है ये मेरे हाथों लज्जित नहीं होगी। आदर्श का मानना था कि किसी काम को करने की प्रक्रिया और तरीके तब तक मायने नहीं रखते जब तक वो अपनी बुनियादी जरूरतों का उल्लंघन न करे। नतीजा वही था जो बुनियादी था, और इसी क्षण रहस्यमय लोक की महान महारानी की उदासीन आवाज गूंजी। उस प्राचीन वीरान जानवर के गायब होने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे। आदर्श ने पीछे मुड़कर उन साधकों की ओर देखा जिन्होंने अभी तक परीक्षण शुरू नहीं किया था। उसे मिलाकर 3 लोग बचे थे। 30 मिनट का समय काफी था। इस समय पुल पार करने में कामयाब हुए कई साधकों ने अपना ध्यान समाप्त कर लिया था। उनकी नजरें बचे हुए कुछ लोगों पर टिकी थीं। क्षण भर के लिए इन लोगों के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। वे हार नहीं मानना चाहते थे, पर उस प्राचीन वीरान जानवर का सामना करने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। उनमें से कुछ एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे। हार मान लेना आसान था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि बिना लड़े हार मान लेने से उनके जीवन पर एक काला धब्बा लग जाएगा। ये उनके लड़ाकू दिलों पर गहरा असर डालेगा। पीछे हटने के लिए कोई जगह न बचती देख एक व्यक्ति कायरतापूर्वक प्रकाश के पुल पर चला गया और परीक्षण का प्रयास करने लगा। हालांकि ताकत में इस अंतर की भरपाई नहीं हो सकी। उस प्राचीन उजाड़ जानवर के सामने ये युवक केवल 1 मिनट ही टिक पाया और फिर उसने एक ही बार में उसे उड़ा दिया। दूसरे प्रतिभाशाली लोगों की तरह उसमें सीधे हमले से बचने और ऊर्जा के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उसे एक जोरदार झटका लगा जिससे उसकी पसलियां और उरोस्थी टूट गईं। वो टूटे हुए खून के थैले की तरह पुल से उड़ गया। कितना भयानक! इस साधक की हालत देखकर शेंतु परिवार के युवकों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। योद्धाओं की दुनिया में कोई सहानुभूति नहीं होती।
बड़े होने पर ये युवक एक दिन उनके दुश्मन बन सकते थे, इसलिए उन्हें इन लोगों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने और उन्हें कभी भी किसी झटके से उबरने न देने में कोई आपत्ति नहीं थी। जेड 2 लोग बचे हैं। इसे अब तक खींचकर लाने की हिम्मत सुई के सिरे से भी कम है। वो आदर्श अभी तक ऊपर नहीं गया है। वो लिन परिवार के लिए कलंक है। शेंतु युवक ने आदर्श को देखा। उसकी नजर वरुण, दिव्येश और साथियों पर पड़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। वो हमारे लिन परिवार का हिस्सा नहीं है। लिन परिवार को इसमें शामिल मत करो। वरुण ने शेंतु युवक से कुछ ही दूरी पर गुस्से से कहा। वो अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लड़का मूल रूप से बैकवाटर ईस्ट के जंगल से आया एक गंवार था। तुम उसके साथ जो भी करना चाहते हो, उसका लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वरुण बहुत बुरे मूड में था। आदर्श की डरपोकता के कारण उसे भी उपहास का पात्र बनना पड़ा था। देर करने का क्या मतलब था? 30 मिनट से भी कम समय में प्रकाश का ये पुल और वो प्राचीन वीरान जानवर गायब हो जाएगा। फिर आदर्श के लिए इस मुकदमे से गुजरना संभव नहीं था। पुल के गायब होने और दूसरे परीक्षण प्रवेश द्वार के खुलने के बीच आदर्श को मारने के लिए पर्याप्त समय होगा। उनमें से कई चुपचाप इस पल का इंतजार कर रहे थे। शेंतु युवक आदर्श को ठंडी नजरों से देख रहा था। आकाश राज ने उसे ये काम सौंपा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे खूबसूरती से करना था। इसके अलावा ये कोई मुश्किल काम भी नहीं था। आकाश राज ने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि आदर्श को सबसे क्रूर तरीके से मार दिया जाना चाहिए। एक विजुअल डिस्क एरे कोई बुरा विकल्प नहीं था। आदर्श की मृत्यु की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करके आकाश राज उसकी दुखद मृत्यु का आनंद ले सकता था। इस भाव से वो बहुत खुश हो सकता था। आकाश राज भले ही पहले लड़खड़ा गए हों, लेकिन आखिरकार वो शेंतु परिवार के सबसे संभावित उत्तराधिकारी थे। उनका भविष्य उज्ज्वल और असीम था। शेंतु परिवार का ये युवक पहले से ही आकाश राज के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा था और उम्मीद कर रहा था कि भविष्य में आकाश राज उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर बिठाएंगे और आदर्श को मारना वो अवसर था। ये सोचकर उसने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी से एक दृश्य डिस्क सरणी निकाली। उसने शेंतु परिवार द्वारा पाले गए एक कीड़े को भी बाहर निकाला और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। इस समय आदर्श के अलावा आखिरी व्यक्ति पहले ही ऊपर जा चुका था। शुरुआत में उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। वो आदर्श को पहले ऊपर जाने देना चाहता था, लेकिन आदर्श को आराम से देखकर वो समझ गया कि वो आदर्श से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए आखिरकार उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और ऊपर जाना पड़ा। अंत में कोई चमत्कार नहीं हुआ। युवक बुरी तरह असफल रहा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखों में अपनी नियति को स्वीकार करने की अनिच्छा झलक रही थी, लेकिन शुक्र है कि वो अपने डर से नहीं हारा। पुल के दूसरी तरफ कई लोग मजाकिया मुस्कान बिखेर रहे थे। कई लोग बेस्वाद और व्यंग्यात्मक बातें कर रहे थे, मानो कोई बंदरबाट का तमाशा देख रहे हों। उस युवक का चेहरा अपमान से भर गया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने अमृत पी लिया और ध्यान करने लगा। युवक को इस हालत में देखकर आदर्श ने हल्की सी आह भरी। स्वर्गयुग दुनिया वाकई क्रूर थी। वैभव दिव्य साम्राज्य में लोग आखिरकार एक ही देश के थे, इसलिए अगर उनमें ईर्ष्या या दुश्मनी भी होती तो लोग उसे थोड़ा बहुत छिपा लेते। हालांकि स्वर्गयुग दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था, बस पूरी तरह से दुश्मनी और जानलेवा इरादे थे। हालांकि यदि युवा इस अनुभव से उत्पन्न अपमान को सहन कर लेता है तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां वैसी नहीं रहेंगी। आदर्श ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उस पुराने वीरान जानवर की ओर देखा, जिससे उसकी कमजोरी की पुष्टि हुई। उसे कोई जल्दी नहीं थी। जहां तक पुल के उस पार के साधकों के उपहास की बात थी, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। आदर्श 100% गारंटी चाहता था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का परीक्षण असाधारण था। बैंगनी क्रिस्टल के साथ भी आदर्श को बार बार इसकी पुष्टि करनी पड़ी ताकि कोई गलती न हो। प्रकाश के पुल के गायब होने में लगभग 10 मिनट बाकी थे। महान साम्राज्ञी रहस्य लोक की आवाज ने एक और उदासीन संकेत दिया। शेष समय 2 अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय है। ये सूचना सुनकर लोग तैयार होने लगे। आदर्श, कोशिश करके देखो। ये बिल्कुल भी उम्मीद ना रखने से तो बेहतर है। बोलने वाला व्यक्ति दिव्येश था। आदर्श ने दिव्येश को हैरानी से देखा, फिर धीरे से कहा, शुक्रिया। ये कहकर आदर्श पुल की ओर चल पड़ा। वो आखिरकार ऊपर आ रहा है। हा हा हा। शेंतु युवक पागलों की तरह हंसा। आदर्श की दयनीय स्थिति देखने के लिए इंतजार करते हुए, मैं कहता हूं बच्चे, तुम पुल पर आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच सकते, है ना? ये काफी बुद्धिमानी होगी। शेंतु युवक स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि आदर्श इस तरह मर जाए। उसने जानबूझकर आदर्श को उकसाया था। उसी क्षण उसने दृश्य डिस्क एरे को नीचे रखा और उसे पुल की ओर मोड़ दिया ताकि आदर्श के साथ दुर्व्यवहार के दृश्यों को रिकॉर्ड किया जा सके। आदर्श ने शेंतु युवक की ओर देखा तक नहीं। वो प्राचीन उजाड़ जानवर से 10 मीटर दूर खड़ा था और चुपचाप उस भयानक अस्तित्व को देख रहा था। उनकी ऊर्जा दृष्टि में प्रकाश का पुल रंगीन हो गया और पुल पर मौजूद वीरान जानवर रंगीन प्रकाश बिंदुओं से बना एक अस्तित्व बन गया। आदर्श ने अपना शरीर थोड़ा झुकाकर अपनी उंगलियों से अंतरिक्षीय वलय पहुंचा, जिससे सबके लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य बन गया। आदर्श ने सचमुच
एक धनुष बनाया। धनुष और बाण के साथ साथ ठंडे तीर के सिरों के साथ उसने धनुष को प्राचीन उजाड़ जानवर पर सीधा रखा। झुकना? सब हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि अगर आदर्श में उस प्राचीन वीरान जानवर के सामने खड़े होने की हिम्मत हो तो ये बहुत प्रभावशाली होगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, आदर्श दयनीय हालत में इधर उधर भागने लगेगा और फिर 10 सेकंड बाद वीरान जानवर उसे उड़ा देगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदर्श धनुष निकालेगा। वो क्या कर रहा था? क्या वो उस प्राचीन वीरान जानवर पर हमला करना चाहता था? इससे पहले जब कुलवंत ने प्राचीन वीरान जानवर का सामना किया था तो उसने अपनी तलवार निकाली थी, लेकिन वो अपने व्यापक आकृति तलवार कदम का इस्तेमाल करने के लिए था। हालांकि धनुष के लिए उन्होंने धनुष के साथ इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी गति तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना था। मूर्ख! वरुण ने सिर हिलाया। एक मूर्ख जो सिर्फ एकांत प्रशिक्षण लेना जानता था और जिसे युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, उसे अपने बारे में भी बुनियादी जानकारी नहीं थी। आदर्श दरअसल उस बेबस जानवर पर गोली चलाना चाहता था जिस पर कुलवंत भी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता नहीं उसका दिमाग खराब था या फिर वो इस भयावह माहौल में बस यूं ही हताश हो रहा था। जैसे ही आदर्श ने अपना धनुष खींचा, उस प्राचीन वीरान जानवर को ये एक उकसावा लगा। एक किलिंग इंटेंट के साथ दहाड़ते हुए वो फोर्सफुली आदर्श पर अटैक करने के लिए टूट पड़ा। आदर्श की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन वह घबराया नहीं। वो हवा में उछला और कलाबाजी करने लगा, मानो वो कोई पेड़ का पत्ता हो जिसे हवा ऊपर उठा रही हो, एक अनियंत्रित फ्लोइंग मूवमेंट। वाह! वो प्राचीन वीरान जानवर आदर्श के पास से गुजर गया। आदर्श लगातार पलटियां खा रहा था। उसका शरीर प्राचीन वीरान जानवर की पीठ से रगड़ खाकर उसके अटैक से बाल बाल बच गया। यहां तक कि उसकी पीठ पर लगे हड्डी के स्पर भी आदर्श के चेहरे के एक एक बाल के बराबर की दूरी से खिसक गए। आदर्श ने प्राचीन उजाड़ जानवर के पहले अटैक को डॉज कर दिया था। ओह, उसने डॉज कर दिया? लोग सरप्राइज थे। उन्हें इमेजिन नहीं हुआ था कि ये लड़का इतना फुर्तीला होगा। उन्हें लगा था कि अगर आदर्श बच भी गया तो उसकी हालत बहुत दयनीय होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे अटैक से भी बचेगा और ऊर्जा के अनकंट्रोल्ड उतार चढ़ाव से भी। ये तो बस इंट्रो है। जल्द ही वो प्राचीन वीरान जानवर अपनी तीसरी आंख खोलेगा। जब ऐसा होगा तो बच्चा इम्पॉसिबल रूप से हार जाएगा, शेंतु युवक ने अभिमानी फीलिंग के साथ कहा। वो इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इस समय दिव्येश ने आदर्श से कहा, उजाड़ जानवर की पीठ ही उसका अंधा स्थान है, वहां छिपने की कोशिश करो। दिव्येश के इरादे वाकई नेक थे। उसे आदर्श से कोई ईर्ष्या नहीं थी। ज्योति के बाद शीर्ष श्रेणी युवा ग्रुप में गिने चुने लोगों में से एक होने के नाते दिव्येश को अपना गौरव हासिल था। उसका परिवार उसकी बहुत कद्र करता था और उसका दर्जा आदर्श से भी ऊंचा था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट को परिवार का आधार माना जाता था। इन परिस्थितियों में दिव्येश और तरुण वास्तव में आदर्श को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। हालांकि वरुण अलग था। दिव्येश की बातें सुनकर वरुण ने मन ही मन उपहास और मजाक किया। उसे वार्निंग देने का क्या मतलब है? वो तो बस पहले अटैक से बच निकला, अभी तो समय है। दिव्येश की नेक सलाह पर आदर्श ने एक दोस्ताना मुस्कान दी। वरुण ने आदर्श को तूफान जैसे अटैक्स के बीच भी मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। ये बच्चा! गर्जन! वो प्राचीन वीरान जानवर फिर से झपटा। आदर्श ने हवा में एक्रोबैटिक्स की और फिर से उसे डॉज करने में कामयाब रहा। आदर्श का शरीर मानो एक पत्ता हो। उस प्राचीन वीरान जानवर के अटैक से आई हवा ने आदर्श को उड़ा दिया था। प्राचीन उजाड़ जानवर की गति तेज हो गई और हवा का बल भी तेज हो गया। आदर्श भी तेजी से उड़ गया और इसके विपरीत वो भी धीमा हो गया। आदर्श की हरकतें बहुत हल्की और सरल लग रही थीं। उसने जरा भी ज्यादा या जरा भी कम डॉज नहीं किया। इससे लोगों को शक हो रहा था कि क्या वो अपनी चालों का परफेक्ट एस्टिमेशन लगा रहा था या फिर हर बार उसे अपनी जोखिम भरी चालों में अच्छी किस्मत ही मिल रही थी। कुलवंत की भौहें धीरे धीरे ऊपर उठीं और उसने आदर्श को सरप्राइज से देखा। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक उठीं। एक दो बार डॉज करने से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बार बार ऐसा करने से यह साबित हो गया कि आदर्श की मूवमेंट टेक्निक अद्भुत थी। उपस्थित कुलीन ग्रुप कुलवंत के ध्यान के योग्य नहीं थे और आदर्श भी स्वाभाविक रूप से वैसा ही था। हालांकि कुलवंत ने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श में कोई कौशल होगा। ये क्षमता लगभग वरुण के समान थी, एक उजाड़ स्वर्ग गुरु के प्रशिक्षु के लिए जिसने उजाड़ स्वर्ग तकनीक में बहुत मेहनत की थी। वरुण के लेवल पर पहुंचना बहुत प्रभावशाली था। इस समय प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोलते हुए दहाड़ लगाई। ये अपनी आंख रिवील कर रहा है। शेन, तू युवक ने उपहास किया। उनमें से कई तो उस प्राचीन वीरान जानवर के अटैक्स का सामना उसकी आंख खुलने से पहले ही कर सकते थे, लेकिन एक बार आंख खुल जाने पर वे सभी लगभग तुरंत ही पराजित हो जाते। ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल था। जिस क्षण उस प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली, आदर्श ने अपना गगन धनुष उठाया। वो इसी क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार कर रहा था। जब प्राचीन वीरान जानवर ने अपनी तीसरी आंख खोली तो वो अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था, लेकिन ये वो समय भी था जब उसने अपनी कमजोरी प्रकट की।
तीसरी आंख खोले बिना आदर्श उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो कुलवंत और उसके साथियों की तरह बस डॉज कर सकता था, लेकिन अब आदर्श अपने आइडिया को टेस्ट कर सकता था। खतरे के पीछे छिपा था अपॉर्चुनिटी। गगन धनुष को कसकर पकड़ते हुए आदर्श ने अपनी ऊर्जा विजन खोली। उसके हाथ में ठंडे धातु के स्पर्श का आदर्श से गहरा कनेक्शन प्रतीत हो रहा था। ये वैभव दिव्य साम्राज्य के एक गुरु द्वारा निर्मित एक उत्तम धनुष था। धनुष का शरीर ताई केंग धातु के सार से बना था। एक बार जब इसमें युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाया जाता तो इसकी कठोरता और दृढ़ता बहुत बढ़ जाती। जितना अधिक युआन क्यूई का इंजेक्शन लगाया जाता, गगन धनुष उतना ही कठोर होता जाता, जिससे इसे खींचना कठिन हो जाता, लेकिन इसकी पावर भी बढ़ जाती। स्वर्गयुग दुनिया में रखा जाए तो गगन धनुष भले ही कुछ भी न हो, लेकिन एक बार जब उसमें युआन क्यूई भर दी जाए तो वो अपने यूजर जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। यह आदर्श की सारी ऊर्जा को झेल सकता है, जिससे आदर्श की पावर पीक तक बढ़ जाती है। प्राचीन वीरान जानवर ने अपना बड़ा मुंह खोलते हुए आदर्श पर अटैक किया। आदर्श ने बिना रुके सीधे उस प्राचीन उजाड़ जानवर को देखा। उसने गगन धनुष को खोला और एक क्षणिक ठंड वाला तीर चलाया। जब आदर्श ने पहली बार कोई वेपन चुना था तो उसे धनुष से एक अजीब अट्रैक्शन था। वैभव दिव्य नगरी में आदर्श जैसे एक तुच्छ व्यक्ति ने एक आदिम जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए धनुष का इस्तेमाल किया था। वो क्या कर रहा है? आदर्श को अचानक न हिलते हुए देखकर मानो वो प्राचीन उजाड़ जानवर से टकराने वाला हो, हर कोई शौक गया। आदर्श की मूवमेंट उनकी इमेजिनेशन से कहीं बेहतर थी। हालांकि शेंतु युवक और वरुण जैसे लोग पक्षपाती थे। उनका मानना था कि जैसे ही प्राचीन वीरान जानवर अपनी तीसरी आंख खोलेगा, आदर्श का सफाया हो जाएगा। लेकिन निष्पक्ष लोगों का मानना था कि अगर आदर्श अपनी पूरी ताकत लगा दे तो वो सीरियस इंजरीज के बावजूद टेस्ट पास कर सकता है। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदर्श अचानक मौत को गले लगाने वाला व्यवहार करेगा। क्या वो मौत को दावत दे रहा है? वह पागल है। पल भर में लोगों को चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला। उस प्राचीन वीरान जानवर के नुकीले दांत आदर्श के सिर पर आ गिरे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने जबड़े बंद करने वाला था, आदर्श ने अपने धनुष की डोरी छोड़ दी और तीर चला दिया। पेंग! धनुष की डोरी की शार्प स्ट्रिंग साउंड गूंजी, जो ड्रैगन की दहाड़ की तरह कानों में गूंज रही थी। पवन पीछा करने वाले बाणों ने एक दिव्य किरण बनाई, जो सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह में जा लगी। आदर्श का तीर उसकी ऊर्जा विजन से निर्देशित था। ऐसा लग सकता है जैसे उसे उस प्राचीन वीरान जानवर के मुंह में सीधे मारा गया हो, लेकिन उसका कोण और स्पीड बहुत ही सटीक ढंग से परखी गई थी। कोई भी साधारण व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। आदर्श का टारगेट प्राचीन उजाड़ जानवर के सिर के पीछे स्थित एक क्रिस्टल था। ये प्राचीन उजाड़ जानवर का कोर था और ये एनिमल के एनर्जी सोर्स में हेरफेर करने वाली चीज थी। ये प्राचीन उजाड़ जानवर की तीसरी आंख का रियल फॉर्म था। उसकी भौं के बीच में जो तीसरी आंख थी, वो असल में क्रिस्टल का ही एक प्रोजेक्शन थी। अगर आदर्श ने तीसरी आंख पर निशाना साधा होता तो वो बेकार होती, क्योंकि क्रिस्टल की सारी ऊर्जा उसकी तीसरी आंख में ही केंद्रित थी। केवल इसके असली रूप पर शॉट चलाकर ही इसे सिंगल हिट में मारा जा सकता था। एरो को अपने ऊपर लगते देख वो प्राचीन वीरान जानवर चौंक गया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने अपना मुंह बंद किया और आदर्श के एरो पर काट लिया। आदर्श किसी भी तरह से उसे अपनी इच्छा पूरी करने नहीं देगा। उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी फिर कभी नहीं आएगा। दीप्तिमान सनक्यू, विस्फोट करो। आदर्श के पीछे सूर्य उदय की तांग घाटी की एक काल्पनिक छवि प्रकट हुई। जिस क्षण उसने पवन पीछा करने वाला तीर चलाया, उसने एरो में दीप्तिमान सूर्य ची का इंजेक्शन लगाया था और उसी क्षण वो फट गया। पवन पीछा करने वाले बाणों ने एक डिवाइन रे उत्सर्जित की और वो उल्कापिंड की तरह तेजी से आगे बढ़ा। प्राचीन वीरान जानवर के मुंह बंद करने से ठीक पहले वो उसके मुंह में प्रवेश कर चुका था। तीर का सिरा उसके मांस में घुस गया और एक ही तीर से उसका गला भींच गया। पेंग! पूरा 4 फुट लंबा तीर धंस गया। तीर के पंख भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उस बूढ़े वीरान जानवर का शरीर अचानक रुक गया। वो आदर्श से 1 फुट की दूरी पर रुक गया। आदर्श ने गगन धनुष थाम लिया और उस प्राचीन वीरान जानवर को करीब से देखा। आदर्श उस प्राचीन वीरान जानवर की भयावह आभा को साफ महसूस कर सकता था, जो इतनी दूर से निकल रही थी। उसके भयंकर नुकीले दांत और ठंडी आंखें आदर्श को बेहद दमनकारी दबाव दे रही थीं। उसने इसके मुंह में एरो मारा। कुलवंत कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। इसके मुंह में जाने से कोई फायदा नहीं है। मुंह का मांस कमजोर हो सकता है, लेकिन उस प्राचीन वीरान जानवर के सामने ये उसकी वीकनेस भी नहीं होगी। इसकी जीभ धातु की सुई जैसी कील से ढकी हुई है, इसे भेदना इम्पॉसिबल है। कुलवंत को यकीन था कि इस लेवल पर एक भयानक उजाड़ जानवर को उसकी आईज, माउथ या स्टमक जैसी सामान्य कमजोरियों से नहीं हराया जा सकता था। हालांकि उसके बोलने से ठीक पहले वो प्राचीन वीरान जानवर अचानक जोर से कांप उठा। उसका ऊर्जा से बना शरीर बदलने लगा। ये कुछ सेकंड तक चला और एक पेंग विस्फोट की आवाज सुनकर वो प्राचीन वीरान जानवर प्रकाश की वर्षा में बदल गया और फिर गायब हो गया। कुलवंत, जो अपने सामने पहाड़ टूटते देखकर भी हमेशा शांत रहता था,
ये विजन देखकर फ्रीज हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। प्रकाश की वर्षा जो अभी भी बेतहाशा बिखर रही थी, मानो आकाश से कोई दिव्य चमत्कार उतर आया हो, कुलवंत के अंधविश्वास और अज्ञानता का मजाक उड़ा रही थी। कुलवंत ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और देर तक उसे बंद नहीं कर पाया। प्राचीन उजाड़ जानवर को सफलतापूर्वक मारने के बाद आदर्श ने राहत की सांस ली। जब सारी घटनाएं उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुईं और वो अपनी प्लानिंग के अनुसार प्राचीन उजाड़ जानवर को मार सका, तो ये अचीवमेंट का फीलिंग काफी गहरा था। इस क्षण जब वो प्राचीन वीरान जानवर गायब हो गया तो वो ऊर्जा की लाइट ड्रॉप्स में बदल गया जो बारिश जैसी लग रही थी। ये आदर्श पर बरस पड़ी और उसे अपने भीतर ढक लिया। इससे वो मानो नश्वर लोक में अवतरित हुए किसी देवता जैसा लग रहा था। आसपास खड़े युवा वर्ग पूरी तरह से शॉक थे, भले ही वे पुल पार करने में कामयाब रहे हों या नहीं। अभी कुछ समय पहले उनमें से कई लोग आदर्श की फेलियर की कल्पना कर रहे थे और कैसे वे शेंतु परिवार के कबीलों के पुरस्कारों के बदले में उसे मार देंगे। लेकिन अब रियलिटी ने उन्हें एक जोरदार तमाचा मारा था। उनमें से कई लोग बमुश्किल पुल पर टिक पाए थे और उन्हें सीरियस इंजरीज भी आई थीं, फिर भी वे अपने रिजल्ट से बहुत खुश थे। बाकी लोग जो इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए, वे या तो उस प्राचीन वीरान जानवर के हाथों बह गए थे या पुल पर कदम रखने से पहले ही हार मान चुके थे। आदर्श को फिर से देखते हुए जिस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को वे मारने की सोच रहे थे, उसने वास्तव में पुल पर पहुंचने के बाद एक ही तीर से उस प्राचीन उजाड़ जानवर को मार डाला था। ये तो जमीन आसमान का फर्क था। ये बहुत ही रिडिकुलस था। क्या ये बच्चा ह्यूमन था? लोग डर के मारे मुंह में लार भरकर निगल रहे थे। वे खुश थे कि महान महारानी के रहस्यमय लोक के रूल से उनकी रक्षा हो रही थी, क्योंकि हो सकता है कि वे आदर्श को नहीं बल्कि आदर्श उन्हें मार रहा हो। जिन लोगों की रिएक्शन सबसे अधिक थी वे थे वरुण और शेंतु परिवार के युवा। वरुण पूरी तरह से स्तब्ध था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसके माता पिता अभी अभी मरे हों। इससे पहले उसने हर तरह से अपनी तुलना आदर्श से की थी। आदर्श की मातृसत्ता लिन द्वारा सराहना और उजाड़ स्वर्ग तकनीक में उसकी अद्वितीय प्रतिभा के प्रदर्शन के साथ मार्शल आर्ट और रियल कॉम्बैट ही एकमात्र ऐसी चीज बन गए जिनमें वरुण को लगा कि वो आदर्श से सुपीरियर है। आखिरकार स्वर्गयुग दुनिया में ताकत का बहुत महत्व था। स्वर्गयुग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उजाड़ स्वर्ग गुरु का स्टेटस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी अतुलनीय था। लेकिन अब वरुण की सुपीरियरिटी फीलिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। वो वीरान स्वर्ग तकनीक में आदर्श से कमतर था, उसका सपोर्टर आदर्श से कमतर था और अब उसकी ताकत भी आदर्श से कमतर थी। कोई भी इमेजिन कर सकता है कि वरुण को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब वो एक बड़े परिवार का बच्चा था और उसे बैकवाटर ईस्ट से आए एक गंवार ने पूरी तरह से डोमिनेट दिया था। जब वरुण टूटने की कगार पर था, आदर्श उसकी नजरों से ओझल हो गया। आदर्श ने अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल तीर की तरह एक खास दिशा में किया था। पलक झपकते ही वो 100 मीटर दूर उड़ गया था। ओह, वो क्या कर रहा है? लोग स्तब्ध रह गए। चूंकि वे अभी भी आदर्श द्वारा उस प्राचीन वीरान जानवर को मारने के सदमे में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने समय पर कोई रिएक्शन नहीं दी। अपना एरो तीर वापस ले रहा है? एक युवक हक्का बक्का रह गया। उसने सरप्राइज से देखा कि आदर्श ने 100 मीटर दूर से तीर उठाया। ये वही पवन पीछा करने वाला तीर था जो आदर्श ने पहले छोड़ा था। क्या वो इतना पुअर था? आदर्श के पवन पीछा करने वाले तीर निश्चित रूप से वैभव दिव्य साम्राज्य में टॉप टियर ऑब्जेक्ट्स थीं, लेकिन स्वर्गयुग दुनिया की नजर में ये निश्चित रूप से एक अच्छा तीर नहीं माना जाता था। आदर्श अब बिल्कुल भी गरीब नहीं था, खासकर आकाश राज और 1000 हाथ वाली दादी को लूटने के बाद। टीनेज की युवा पीढ़ी के बीच उसे एक रईस कहा जा सकता था। आदर्श को बेशक एक भी पवन पीछा करने वाले तीर की परवाह नहीं थी। वो जानबूझकर पवन पीछा करने वाले तीर को लेने के लिए इतनी दूर उड़ गया था, एरो की वजह से नहीं बल्कि उस प्राचीन उजाड़ जानवर के क्रिस्टल की वजह से। अभी अभी जब आदर्श ने उस प्राचीन वीरान जानवर को मारा तो वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अभी भी उस प्राचीन वीरान जानवर की डेथ से शॉक में थे, इसलिए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके शरीर से एक क्रिस्टल बाहर निकल आया था। अगर उन्होंने देखा भी होता तो उनके पास आदर्श की ऊर्जा विजन नहीं होती, इसलिए वे ये नहीं बता पाते कि उस क्रिस्टल में क्या असामान्य था। अब आदर्श अपने एरो का बहाना बनाकर क्रिस्टल को अपने अंतरिक्षीय वलय में चुपके से छिपा रहा था। चूंकि उसने अपने शरीर को छिपाने के लिए गति तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस पूरे समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण आदर्श ने क्रिस्टल को अपने पास रखा, उसने साफ देखा कि यह अंगूठे के नाखून के आकार का एक क्रिस्टल था। ये किसी विशेष रहस्यमयी तकनीक से परिष्कृत किया गया एक उजाड़ अस्थि अवशेष जैसा लग रहा था। योद्धाओं की दुनिया में उजाड़ अस्थि अवशेष ऊर्जा का सबसे कारगर स्रोत थे। इनका इस्तेमाल बड़े बड़े समूहों को शक्ति प्रदान करने, हवाई जहाजों को चलाने आदि के लिए किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राचीन महान महारानी ने रहस्यवादी क्षेत्र की स्थापना करते समय वहां बड़ी मात्रा में उजाड़ अस्थि अवशेष छोड़े थे। उजाड़ अस्थि अवशेष के अंदर की ऊर्जा को समय के साथ धीरे धीरे गायब होने से रोकने के लिए
निश्चित रूप से रहस्यवादी क्षेत्र में स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ी सरणी का उपयोग किया गया था, ताकि उजाड़ अस्थि अवशेष को पोषण दिया जा सके। और ईश्वरीय समाधि रसातल के भंवर ने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की असीमित मात्रा को सोख लिया था। इसलिए ऐसे स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के पोषण के तहत रहस्यवादी क्षेत्र में उजाड़ अस्थि अवशेष और भी शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाले हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में आदर्श निश्चित रूप से इस उजाड़ अस्थि अवशेष को नहीं खोना चाहेगा। आखिरकार वो बैकवाटर ईस्ट का आदमी है, वो अपना कंजूस स्वभाव नहीं बदल सकता, वो घटिया तीर भी नहीं छोड़ सकता। शेंतु परिवार के युवक ने बोलते हुए दांत पीस लिए। हालांकि आदर्श ने उस वीरान जानवर को एक ही गोली में मार गिराया था, जो कुलवंत भी नहीं कर सकता था, जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। फिर भी वो आदर्श की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का हर मौका ढूंढेगा। ये भी समझ में आता था। लगभग 100 मीटर दूर आदर्श को कुछ नजर आया। वो हंसा और शेंतु युवक को गहरी नजर से देखा, और इस नजर से शेंतु युवक का चेहरा पीला पड़ गया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। प्राचीन उजाड़ जानवर को मारने के बाद आदर्श ने दूसरों पर बहुत अधिक दबाव डाला। यह है बच्चा? शेंतु युवक ने कई बार लार निगली, उसकी आवाज कांप रही थी। जरूर कहीं कोई मिस्टेक होगी, उसने गुस्से से सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदर्श एक ही समय में विदान स्वर्ग तकनीक का एक्सपर्ट और मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट था। और इसी क्षण आकाश से एक डिवाइन रे गिरी। ये किरण रंगीन थी और कुलवंत पर पहले आई किरण जैसी ही थी। हालांकि इसका कलर ज्यादा ब्राइट था और इसकी तीव्रता कई गुना ज्यादा थी। यह है स्वर्ग का चिन्ह, एम्पायरियन मार्क। लोग ईर्ष्या और जलन महसूस करते हुए चिल्लाने लगे। आदर्श ने पहली परीक्षा आसानी से पास कर ली थी। उसने उसे कुलवंत से ज्यादा कुशलता से पूरा किया था, तो फिर उसे स्वर्ग का चिन्ह क्यों नहीं मिला? दिव्य किरण आदर्श की बांह पर कंडेंस हो गई, जिससे एक टैटू बन गया। टैटू एक दूसरे से सटे हुए सुंदर तराजू जैसा लग रहा था। ये जैसे ही उन्होंने आदर्श की बांह को देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। क्या ये सचमुच एक स्वर्ग का चिन्ह था? बहुत सारे थे। कुलवंत पर केवल एक ही स्वर्ग का चिन्ह अंकित था, लेकिन आदर्श की बांह पर तो स्वर्ग के चिन्हों का एक पूरा खंड था। ये देखकर वहां मौजूद कई युवा अभिजात वर्ग की सांसें थमसी गईं। कुछ ही सेकंड में 20 से ज्यादा स्वर्ग के चिन्ह बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इसका कोई एंड ही नहीं है। डिफरेंस बहुत ज्यादा था। आदर्श का टेस्ट स्वाभाविक रूप से कुलवंत से बेटर था, लेकिन ये इतना बड़ा अंतर नहीं था। लगभग 30 है। आदर्श की बांह पर खूबसूरत स्वर्ग का चिन्ह टैटू देखकर लोगों के होंठ फड़कने लगे। काश वे भी इसे अपने लिए बनवा पाते, लेकिन बदकिस्मती से स्वर्ग का चिन्ह सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही यूजफुल था। अगर कोई और आदर्श की बांह काट भी दे तो भी वो बेकार था। लोगों के बीच कुलवंत की अभिव्यक्ति उदास थी, क्योंकि वो आदर्श की बांह को देख रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही स्वर्ग का चिन्ह था। शुरू में ये उसके लिए गर्व की निशानी थी, लेकिन अब आदर्श की तुलना में ये अकेला स्वर्ग का चिन्ह उसके लिए मजाक और अपमान का कारण बन गया था। कुलवंत हमेशा से ही स्पॉटलाइट रहा था, लेकिन अब महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आदर्श ने उसे पूरी तरह से डोमिनेट दिया था। उन्होंने ये दृष्टिकोण प्रेजेंट किया था कि प्राचीन उजाड़ जानवर अजेय था, और उन्होंने इस नियम का पालन किया था और टेस्ट को एकदम सही तरीके से पास कर दिया था। हालांकि उसकी परफेक्शन बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी थी कि आदर्श ने उसे निर्दयतापूर्वक कुचल दिया। अब स्वर्ग के चिन्हों में भारी अंतर के साथ ये पहले से ही स्पष्ट था कि उसने मुश्किल से ही परीक्षा पास की थी, और परीक्षा में पूरी तरह से पास होने वाला एकमात्र व्यक्ति आदर्श ही था। इस झटके ने गर्वित कुलवंत को, जो दूसरों को इम्प्रेस करने का आदी था, बहुत असहज कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस प्राचीन उजाड़ जानवर की वीकनेस उसके मुंह में थी। इस बच्चे की किस्मत इतनी अच्छी है कि उसने एक ही तीर से उस प्राचीन उजाड़ जानवर की वीकनेस पर हिट करके उसे सिंगल शॉट में मार गिराया। अगर मुझे पता होता कि इसकी वीकनेस कहाँ है, तो मैं इस प्राचीन वीरान जानवर को मार सकता था। ये बहुत ईजी होता, बस एक ब्लेड क्यूई ही काफी होती। कुलवंत इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि आदर्श ने उसे कुचल दिया था, जैसा कि उसने गहरी आवाज में कहा। वो ये मानने के बजाय मरना पसंद करेगा कि आदर्श की अटैक पावर उससे ज्यादा है। और सच तो यह है कि आदर्श ने जो तीर चलाया था वो भी कुछ खास नहीं लग रहा था। तो इससे यही प्रूफ चलता है कि आदर्श की किस्मत अच्छी थी। उसने सौभाग्य से उस प्राचीन उजाड़ जानवर की वीकनेस पर वार करके उसे मार डाला था।